साथियों, डी.के. गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान जो एनसीईआरटी की है हमारे अतीत, उसका चैप्टर नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे बच्चों आज व्यापार से साम्राज्य तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने किस प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अर्थात एक छोटी सी कंपनी के रूप में जो आई थी भारत में, उसने कितना बड़ा साम्राज्य भारत में स्थापित कर लिया था, उसको आज हम पढ़ेंगे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस प्रकार से भारत स्वतंत्र होने तक पहुँचा था, वहाँ तक हम देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मुग़ल बादशाह है, आखिरी शक्तिशाली जो शासक था वो औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। फिर उसके बाद में क्या है, कोई भी मुस्लिम शासक इतना शक्तिशाली उभर कर नहीं आता है। उसके बाद में अनेक क्षेत्रीय राजा या जमींदार अलग अलग जगह पर पूरे भारत में वो सक्रिय हो जाते हैं, उन अपनी ताकतें बढ़ाने लग जाते हैं। अब जो पहले दिल्ली से शासन चल रहा था, अब दिल्ली एक तरह से सत्ता का केंद्र नहीं रह जाती है। दिल्ली सत्ता का केंद्र नहीं रह जाती है। अब धीरे धीरे हम बात करें 1700 के बाद में चलते हैं तो 18वीं शताब्दी जब आती है तो तब तक तो अंग्रेज़ हैं एक ताकत के रूप में भारत में उभर जाते हैं। आए हालांकि 1600 में थे, लेकिन उन्होंने 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, अर्थात जब हम पढ़ते हैं बच्चों 1857 की क्रांति के आसपास तक पढ़ते हैं, वहाँ तक अंग्रेज़ हैं एक बड़ी ताकत के रूप में हमारे भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके थे। औरंगज़ेब के बाद जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा था, कोई ऐसा प्रभावी शासक नहीं आया था। हालांकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह जफ़र जो था उसको शासक बनाया गया था, एक प्रतीक के तौर पर शासक बनाया गया था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज़ों ने इनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और इनके बेटों की मृत्यु करा दी थी अंग्रेज़ों ने। अब बच्चों हम देखें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में कब आई और इसको ईस्ट नाम क्यों दिया, ये ईस्ट क्यों है। बच्चों इसके लिए मैं थोड़ा सा ना आपको संसार का जो नक्शा है एक बार वो दिखाना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में स्थिति क्या है जिसमें ईस्ट क्यों आता है ये। तो बच्चों ये एक चीज़ ये देखें, हम यहाँ पे थोड़ा सा नक्शे से पढ़ें एक बार, हल्का सा। जब भी आप कभी पढ़ो नक्शे से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उससे क्या है आपकी समझ विकसित होगी। तो देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लंदन है ये। अब ये जो लंदन है इसके भारत है ईस्ट साइड में, इस साइड में है, ईस्ट साइड मतलब पूर्व की साइड में है ये। तो ये क्या करते थे इंग्लैंड वाले, या इंग्लैंड वाले थे ये लंदन और ये पुर्तगाल वाले ये। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, सबसे पहले जैसे हम पुर्तगाल वालों के बारे में देखें तो पुर्तगाल से 1498 में वास्को डी गामा यहाँ से चलते हुए, ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ से समुद्र के रास्ते चलते हुए ये अफ्रीका का जो ये सिरा है ये केप ऑफ होप गुड कहलाता है, ये वाला यहाँ से होते हुए और ये यहाँ पे गोवा में पहुँचे थे सबसे पहले ये पुर्तगाल वाले। और लंदन वाले भी यही रास्ता अपनाया था। लंदन वाले जब यहाँ से चले थे तो लंदन वालों ने भी समुद्री रास्ता ये अपनाया था। यहाँ से आते ये अटलांटिक महासागर यहाँ से आते हुए ये केप ऑफ होप गुड ये जो दक्षिण अफ्रीका का जो सिरा है यहाँ से आते हुए फिर ये सबसे पहले पहुंच गए थे यहाँ पे, ये हुगली नदी के किनारे यहाँ कलकत्ता के आसपास यहाँ पहुंच गए थे, जो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन नक्शे से समझो बच्चों कि इस प्रकार से ये आए थे। ठीक है बच्चों, मैं अभी नक्शा रख रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी फिर दोबारा से लूँगा मैं एक बार, फिर दोबारा से पाठ पर आता हूँ। तो बच्चों क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना किस प्रकार से हुआ था। 1600 ईस्वी में जो माँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी, जो व्यापारी थे लंदन के या इंग्लैंड के व्यापारी थे, वो पूरब के देशों से व्यापार करना चाहते थे। तो उन्होंने उसके लिए महारानी से इजाज़त ली कि हम वहाँ से व्यापार करना चाहते हैं। केवल व्यापार की अनुमति ली है, साम्राज्य फैलाने की नहीं, व्यापार की केवल। तो वहाँ पर उन्होंने चार्टर या इजाज़तनामा प्राप्त कर लिया। इसके बाद क्या होता है बच्चों, वो जब पूरब के देशों में आ गए अर्थात भारत जैसे देशों में आ गए तो वहाँ पर कोई भी उनके था नहीं, कोई भी व्यापार करने वाला था नहीं। तो वहाँ पर उनका एकाधिकार था, पूरा अपना ही अधिकार था।
और कोई भी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अर्थात वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा का मतलब कोई अन्य व्यापारी उनकी टक्कर का नहीं था, कोई अन्य व्यापारी उनकी टक्कर का नहीं था, उनका ही एकाधिकार था। जितने मन में आए उतने भाव से कोई माल खरीदना और जितने मन पे आए उसके हिसाब से ही वो अपने माल को बेचना है। मतलब एकाधिकार था, कोई नियंत्रण नहीं था उनके ऊपर। और इस समय इंग्लैंड की कोई और कंपनी नहीं थी, केवल यही कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अर्थात इनका एक तरह से अकेले का ही राज था। और इन्होंने पूरब के और नए इलाकों की खोज करी। मतलब यहाँ पर भारत तो खोज ही लिया था, पूरब में और भी हैं, जैसे अफ़गानिस्तान हैं या तुम्हारे ये पाकिस्तान वाले इलाके थे, या आज जब हम ये श्रीलंका है या ये अलग के ये एशिया इलाके यहाँ और भी हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने खोज जारी रखी। ये क्या करते थे, सस्ते दामों पर चीज़ों को खरीदते थे और यहाँ से यूरोप में ले जाकर उच्च दामों पर चीज़ों को बेचते थे। तो इस प्रकार से भारी मुनाफा कमाते थे ये। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे आपको पता है, जब जहाँ लाभ मिलता है तो वहाँ प्रतिस्पर्धा करने वाले आ ही जाते हैं। तो वहाँ पर दूसरे यूरोपीय देश, जैसे दूसरे यूरोपीय देशों में हम बच्चों देखें, पुर्तगाल वाले, फ्रांस वाले, डच वाले, डेनमार्क, ये इनके व्यापारी भी आने लग गए। इनके व्यापारी तो आ सकते थे क्योंकि महारानी एलिजाबेथ ने तो जो पूरब से व्यापार करने का चार्टर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कि केवल ये जाएगी और इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं जाएगी। लेकिन यूरोप के तो और भी देश थे, वो आ सकते थे, तो वो आए भी। पुर्तगाल आया, फ्रांस आया, डच आया, डेनमार्क आया। तो पुर्तगाल तो सबसे पहले ही आ गया था भारत में। पुर्तगाल का जो फर्स्ट आया है, पुर्तगाल के जो भारत का पश्चिमी तट है, जैसे बच्चों अभी अब मैंने नक्शे में देखा है, वो गोवा में उन्होंने अपना केंद्र बना लिया था पुर्तगाल वालों ने। और ये 1498 में वास्को डी गामा, जिसने समुद्री यात्राओं की खोज करी थी, आप आगे पढ़ोगे बच्चों या किसी क्लास में पढ़ोगे, इनके साथ क्या है, करीबन 170 यात्रियों का एक दल चला था और इनके 4 जहाजी बेड़े चले थे। जब ये आए थे तो और लौटने में इनको 1 साल लग गए थे। जब देखा इन्होंने तो इनके सदस्यों की संख्या करीबन 50 ही रह गई थी और इनके जहाजी बेड़े 2 ही रह गए थे। इतने साहसी आदमी थे, फिर भी इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करी थी, जिसको बाकी व्यापारी आदमी फिर काम लेने लगे। डच डेनमार्क के भी आए 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 के बाद में ये भी आने लगे डेनमार्क वाले। फ्रांस के व्यापारी ये भी आए। अब बच्चों जब ये काफ़ी सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे, तो इनमें प्रतिस्पर्धा होने लग गई। तो अब ये भारत के जो उत्पाद थे, भारत के क्या क्या चीज़ें इनको बड़ी अच्छी लगती थी यूरोप वालों को, जो वहाँ पर उच्च दामों में बिकती थी, भारत की चीज़ों की इनकी मांग थी यूरोप में। बारीक सूती कपड़े, रेशम, मसालों में लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जो लगभग दक्षिणी भारत में उगते थे, ये वाले लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, इनकी बहुत मांग थी। तो अभी विभिन्न देशों में क्या प्रतिस्पर्धा होने लग गई। अब जब प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब जब एक ही चीज़ की दो जने मांगने करने लग जाते हैं या 3 से ज़्यादा व्यक्ति मांग करने लग जाते हैं, तो कीमतें बढ़ जाती हैं और फिर अंग्रेज़ों को मुनाफा कम होने लग गया। अब जब अंग्रेज़ों को मुनाफा कम होने लग गया तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि कुछ किया जाए इसका। जो इंग्लैंड वाले थे या विभिन्न देशों वालों में क्या क्या हरकतें होने लगी। अब सभी ने हल सोचा कि अन्य यूरोपीय देशों के जहाज़ों को डुबो दिया जाए। जैसे अंग्रेज़ थे वो फ्रांस वालों का डुबो रहे थे, डच वालों का डुबो रहे थे, पुर्तगाल वालों का डुबो रहे थे। जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो उस काम को कर रहा था। रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, माल से लदे जहाज़ आगे बढ़ने से रोक रहे थे और व्यापार जो चल रहा था सभी का, अब हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापार की जो चौकियां बना रखी थी व्यापारियों को, जहां रख रखा था उसकी किलेबंदी कर दी उन्होंने कि हमारे ये व्यापारी हैं। डच वाले कह रहे हमारे ये व्यापारी हैं, पुर्तगाल वाले कह रहे हमारे ये व्यापारी हैं। और फिर इस प्रकार के क्या है, जो स्थानीय शासक थे, हमारे भारत के शासक थे, उनसे भी उनका टकराव होने लग गया। तो लेकिन अब उन्होंने नया तरीका सोचा कि अब अंग्रेज़ों ने, हालांकि इस पूरे प्रक्रम में इंग्लैंड वाले ही ज़्यादा विजयी रहे क्योंकि वो संख्या में भी ज़्यादा थे और उनकी तकनीक भी अच्छी थी। अब क्या हुआ बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने बात करी थी, हुगली नदी के वो बंगाल में आए थे, तो सबसे पहले व्यापार उन्होंने बंगाल में ही शुरू किया था।
बच्चों ये बंगाल है, गोवा है, हम बात करते हैं मसूलीपट्टनम या इनकी, ये ऐसी जगह पे क्यों आए? सबसे पहले ऐसी जगह पे इसलिए आए कि जैसे बच्चों हमने देखा था ये अभी नक्शे में कि ये क्या है, जैसे ये आते थे तो ये गोवा ये रहा बिल्कुल समुद्र तट पर है। यहाँ आए हुगली, ये भी यहाँ से गए, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ गए, ये भी बिल्कुल समुद्री तट पर है। तो ये यहीं पर आते ही यहीं से माल का, कच्चे माल को यहाँ से ले जाते थे, और यहाँ से ले जाते थे यूरोप में, और यहीं से वापस से माल है फिर बना के तैयार माल को यहाँ पे भारत के बाज़ारों में ले आते थे इस प्रकार से। तो ये बस यहीं पे तटों पर ही ये काम करते थे, अंदर जाने की इनको ज़रूरत नहीं थी, इनको यहीं सुविधा हो जाती थी, यहाँ से ज़्यादा सुविधा, अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से इनका व्यापार होता रहता था। अब बच्चों देखें हम, जो पहली हमने बात करी इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी। जो व्यापारी थे उस समय फैक्टर कहलाते थे, जैसे आप आजकल सुनते हैं फैक्ट्री, तो ये शब्द फैक्ट्री फैक्टर से उत्पन्न हुआ है, फैक्टर कहलाते थे पहले व्यापारी, व्यापारियों को फैक्टर कहते थे। और जो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज सब एक ही बात है, उन्होंने वेयर हाउस, जैसे आजकल आप पढ़ते होंगे गांव जो शहरों में वेयर हाउस बने रहते हैं, मतलब ये निर्यात होने वाली चीज़ें यहाँ जमा कर दी जाती हैं, वो वेयर हाउस बना रखे थे। वहाँ पर कंपनी के अफसरों के लिए दफ्तर भी बना रखे थे, जहाँ मतलब ये हुगली नदी के किनारे, तो वहीं के आसपास ही इन्होंने दफ्तर बना रखे थे। और सौदागर और व्यापारी, सौदागर मतलब जो माल खरीदने आते थे, और वहाँ के व्यापारी थे, उनको बसने के लिए वहाँ पर बसाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी। और फिर ये किला बनाने लग गए, मतलब अपने व्यापारी और सौदागर जो थे उनके लिए इस प्रकार से बनाने लगे, किलेबंदी बनाने लगे कि हमारे ये व्यापारी हैं, और इनको प्रलोभन देके वो अपने पास ही रखने लग गए। और क्या हुआ बच्चों, कोई बाहर का प्रवेश नहीं करे, तो ये रास्ते थे, ये रास्ते खोद दिए गए, और यहाँ बाहर नदी वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था ऐसी होती थी कि कोई अन्य व्यक्ति इनमें प्रवेश ना कर सके, इनके किलेबंदी में, इस प्रकार से। फिर क्या है, इन्होंने मुग़ल अफसर जो थे उनको थोड़ा सा रिश्वत देकर 3 गांव खरीदे, जिनमें एक कालीकाता भी था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है, कोलकाता कहलाता है। पहले कहलाता था कलकत्ता, अब कहलाता है कोलकाता ये कहलाता है। तो अब क्या हुआ बच्चों, औरंगजेब, अभी हम 1600 में ही चल रहे हैं, 1600 के बाद में चल रहे हैं, 1707 में औरंगजेब जी की मृत्यु होती है। मतलब औरंगजेब को अंग्रेज़ों ने इस प्रकार का फरमान देने के लिए राज़ी कर लिया था कि हम बिना शुल्क के व्यापार कर लें। यहाँ पर भारत में बिना शुल्क, जो राजस्व शुल्क देना पड़ता है, जो टैक्स देना पड़ता है, हम बिना टैक्स के व्यापार कर लें। अब औरंगजेब ने यह अनुमति दे दी, यह फरमान जारी कर दिया था। अब क्या हुआ बच्चों कि अब अंग्रेज़ों के पास वो एक लेटर आ गया, एक फरमान आ गया कि राजा ने ये आदेश जारी किया है कि हम बिना शुल्क के। अब दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को था ये, लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, वो ज़्यादा रियासतें भारत की हासिल करने लग गए और अपना ज़्यादा मुनाफा कमाने लग गए। और अब क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्येक अफसर था वो अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी समझने लग गया, और वो भी अपना निजी तौर पर व्यापार करने लगा, अपने हिसाब से उसका भी शुल्क वो नहीं देता था। तो इस प्रकार से हम बच्चों देखें, जहाँ अगर टैक्स नहीं जाएगा या राजस्व नहीं जाएगा, तो राजस्व वसूली जब कम हो जाएगी तो उस राज्य की व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो बंगाल की राजस्व वसूली कम होने के कारण वहाँ की आर्थिक हालत है वो दयनीय हो गई बंगाल की। अब जब बंगाल की जो आर्थिक हालत दयनीय हो जाएगी, तो वहाँ के जो नवाब हैं वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये व्यवस्था कमज़ोर क्यों हो रही है। तो फिर क्या हुआ, अगर कमज़ोर नवाब था वो तो ध्यान नहीं देता था, लेकिन अगर कोई शक्तिशाली नवाब आ जाए तो वो इस बात को ज़रूर ध्यान देगा कि भाई हमारी राजस्व व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, तो इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बंगाल के नवाबों में हम देखें बच्चों, कुछ शक्तिशाली नवाब हुए। एक मुर्शीद अली खान हुआ, कुली खान हुआ, एक अलीवर्दी खान हुआ, एक सिराजुद्दौला हुआ। तो इनमें हम देखें बच्चों, ये सिराजुद्दौला है, इससे प्लासी तक का युद्ध होगा। अब क्या हुआ बच्चों, हम देखें
इन 3 प्रकार के शासकों ने इन्होंने क्या किया, ये शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली नवाब थे। इन्होंने क्या किया कि जो रियायतें दी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो बंद कर दी। व्यापार का अधिकार जब मिलेगा जब अंग्रेज नवाबों के लिए नजराने देंगे, मतलब व्यापार का अधिकार हम जब देंगे अंग्रेज़ों के लिए जब अंग्रेज़ उनको नजराने का मतलब कुछ पैसे देंगे तब होगा। और सिक्के ढालने की जो उनको अधिकार दे रखा था अंग्रेज़ों को, वो छीन लिया। किलेबंदी जो बढ़ा रहे थे अंग्रेज़, मतलब यहाँ पे हम देखें किलेबंदी इस प्रकार से बढ़ा रहे थे, अपने व्यापारी और सौदागरों को बसाने की प्रक्रिया वो बढ़ने से रोक दी उन्होंने। और जो ये नवाब थे इस प्रकार के, मुर्शीद कुलीन खान, अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला, इन्होंने क्या किया, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और एक बात और कही कि ये जो अंग्रेज़ हैं वह नवाबों की ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं। और इन्होंने धोखाधड़ी का आरोप ये लगाया कि जो बंगाल का राजस्व है उसको कम करने में अंग्रेज ये भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार का राजस्व अगर कम हो जाएगा तो हमारे राज्य की व्यवस्थाएं वो कमज़ोर हो जाएंगी, इस प्रकार के आरोप लगाए। अब उधर से अंग्रेज भी जब तक चालाक हो चुके थे, ताकतवर हो चुके थे, उन्होंने क्या कहा, अंग्रेज़ टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे, तो कंपनी के अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखीं और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी के अधिकारी कहने लगे कि भाई ऐसा है, ये जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बेतुकी मांगें कर रहे हैं और अगर ये ऐसा होगा तो व्यापार हमारा तबाह हो जाएगा। और ये कंपनी का मानना था कि व्यापार बढ़ाने के लिए भाई हमको आबादी बढ़ानी पड़ेगी, ये मानना था उनको, आबादी हमारी, क्योंकि हमारी आबादी कम पड़ रही है और हमें कुछ गांव और ख़रीदने पड़ेंगे और किलों का निर्माण और करना पड़ेगा। अब ये क्या है, दिन प्रतिदिन ये टकराव होने लग गए थे, जैसे ऐसे नवाब आ रहे थे। तो कंपनी ये मान के चलती थी कि हमको ऐसा नवाब चाहिए जो कठपुतली की तरह हो। कठपुतली का मतलब है कि अंग्रेज़ों के हाथ में उनकी डोर हो और वो अंग्रेज़ों के इशारे पर सब कार्य करें, अंग्रेज़ों के इशारे पर। इस प्रकार कठपुतली नवाब का मतलब होता है, जैसे कठपुतली का खेल देखा होगा बच्चों आपने, कि डोर है उनकी एक तरह से, कंपनी अंग्रेज़ों के हाथ में हो और वो अंग्रेज़ों के इशारे पर ही सब काम करें। अब क्या हुआ बच्चों, लेकिन दिन प्रतिदिन ये टकराव बढ़ रहे थे। अब टकराव का अंत युद्ध से ही होता है। तो प्लासी का एक मैदान है, प्लासी का नाम इसलिए पड़ा था, वहाँ पलास के फूल हैं, उस मैदान में पलास के फूल हैं। तो उस मैदान में जो ये युद्ध हुआ उसी को प्लासी का मैदान या प्लासी का युद्ध बोलते हैं। ये हुआ था 1757 में, लेकिन इसकी भूमिका कैसे बनती है, सिराजुद्दौला से पहले वहाँ का नवाब था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में। इसके बाद 1756 में ही सिराजुद्दौला नवाब बनता है। ये भी एक शक्तिशाली नवाब था, जैसा हमने पहले बात करी थी। तो कंपनी ये प्रयास करती थी कि सिराजुद्दौला का कोई प्रतिद्वंदी नवाब है, मतलब सिराजुद्दौला से जो नफरत करता है, इस प्रकार का कोई नवाब बन जाए तो कंपनी का काम चल जाए। लेकिन कंपनी को इस चीज़ में कामयाबी नहीं मिली, सिराजुद्दौला ही आखिर में नवाब बन गया। अब सिराजुद्दौला था एक बहादुर नवाब था या एक स्वाभिमानी नवाब था, अपना राजस्व बढ़ाना चाहता था वो बंगाल का, लेकिन इधर से अंग्रेज भी कम नहीं थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या कहा, मतलब क्या किया, काम क्या किए, और उसने अंग्रेज़ों से कहा कि कंपनी हमारे राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, कि जो हमारे राजनीतिक हैं कि हमको किसको राजा बनाना है, कहाँ किसको पद देना है, किसको रियासत में कौन सा पद देना है, या उसके बाद कौन सा उत्तराधिकारी राजा बनेगा, इसमें कंपनी टांग ना अड़ाए। और जो कंपनी किलेबंदी कर रही है उसको भी रोके, और जो कंपनी है प्रॉपर तरीके से, उपयुक्त तरीके से राजस्व चुकाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने बात नहीं मानी, ये बात नहीं बनी। अब क्या हुआ बच्चों, जब ये बात नहीं बनी तो उसको बल प्रयोग करना पड़ा सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने क्या किया, फिर 30,000 सिपाहियों को लेकर, वहाँ का कासिम बाज़ार है कलकत्ता का, वहाँ पे एक इंग्लिश फैक्ट्री है, उस पर हमला कर दिया और वहाँ के जो कंपनी के अफसर थे उनको गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ों के जहाज़ हैं उनको घेर लिया, जो पानी के जहाज़ हैं उनको घेर लिया, और जो कलकत्ता में किले बना रखे थे उनको कब्जे में करने के लिए उधर का कूच कर दिया, उधर का रुख कर लिया। अब ये बात है बच्चों, पहुंच गई थी मद्रास तक, क्योंकि मद्रास में उस समय क्या होता था, अंग्रेज़ों के बड़े अधिकारी रहते थे। इन्होंने इस प्रकार के नगर बसाए थे कि ब्लैक टाउन्स में तो भारतीय वगैरह यही रहते थे, और एक मद्रास में रहने के लिए इन्होंने विलियम फोर्ट वगैरह इस प्रकार के नगर बसाए थे। वहाँ पर ये खुद या गवर्नर जनरल प्रकार के आदमी हैं,
बड़े अफसर अंग्रेज़ों के वो रहते थे। तो इस बात की खबर जब मद्रास में पहुंची कि कलकत्ता के किले पर कब्जा करने के लिए सिराजुद्दौला आ रहा है, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव है वो एक उसके नेतृत्व में सेना है वो रवाना हो गई। एक नौसैनिक बेड़े, मतलब मद्रास से जब हम कलकत्ता आएंगे बच्चों तो समुद्री यात्रा से ही आएंगे, तो नौसैनिक बेड़े की मदद से, ये नौसैनिक बेड़े की मदद भी थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव वहाँ आ गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने फिर ये सिराजुद्दौला है उससे सौदेबाजी की। सौदेबाजी का मतलब है कुछ बातें की कि जो व्यापार बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों के लिए उपयुक्त इस प्रकार की बातें की, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि सिराजुद्दौला भी आत्म स्वाभिमानी आदमी था और अपना राजस्व बढ़ाना चाहता था। अब फिर क्या हुआ बच्चों, 1757 में प्लासी के जो मैदान है, मैंने बताया था प्लास के फूल लगे हुए हैं वहाँ, तो वहाँ उस मैदान में युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ बच्चों, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़े थे ये रॉबर्ट क्लाइव, उसकी सेना लड़ी थी। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफ़र। इसमें मीर जाफ़र को क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने ये भरोसा दिला दिया था कि हम सिराजुद्दौला को हराकर और तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे। तो जो उसका सेनापति था मीर जाफ़र, उसकी सेना की टुकड़ी ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, अर्थात युद्ध में भाग लिया ही नहीं। तो सिराजुद्दौला निर्णायक युद्ध को हार गया। अब सिराजुद्दौला जब निर्णायक युद्ध को हार गया तो सिराजुद्दौला को बाद में मार दिया गया। प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। अब सिराजुद्दौला को जब मार दिया गया तो जो उन्होंने बात कर रखी थी अंग्रेज़ों ने, मीर जाफ़र है वो नवाब बना दिया एक तरह से। अब कठपुतली नवाब यहाँ से बनने लग गए। ये कठपुतली नवाब बनने लग गए तो वो अंग्रेज़ ही सोचते थे बच्चों, अंग्रेज़ नवाब क्यों नहीं बने, अंग्रेज़ ही सोचते थे कि हम नवाब भारत का ही बनाएंगे, जिससे भारत की जनता है ये सोचे कि नवाब ही अभी सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन काम वो अंग्रेज़ अपनी इच्छा से उनसे कराते थे, मतलब वो केवल कठपुतली नवाब था। लेकिन जब नवाब था तो उसको दो तरफ का व्यवहार करना पड़ता था, एक तरफ अंग्रेज़ों की भी संभालनी पड़ती थी बात, और एक तरफ अपनी जो जनता है, प्रजा है, उसकी भी संभालनी पड़ती थी। तो अपनी प्रजा के नज़रों में वो सम्मान और संप्रभुता प्राप्त करने के लिए उनको दिखावा भी करना पड़ता था कि मैं भाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध हूँ, ये बात भी उसको दिखानी पड़ती थी। तो अब क्या हुआ, कभी कभी उसको विरोध करना पड़ता था। अब विरोध करने पर मीर जाफ़र का जैसे ही विरोध करना शुरू हुआ तो उसको हटा दिया गया। फिर दूसरा नवाब मीर कासिम बना दिया। अब मीर कासिम जब परेशान करने लगा तो बक्सर के 1764 के युद्ध में इसको हरा दिया। बक्सर है बिहार में, यहाँ पे बिहार इसका निकटवर्ती राज्य है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर हरा दिया। और इसके बाद में इसको जो मीर कासिम है इसको बंगाल से बाहर भेज दिया। फिर दोबारा से मीर जाफ़र को इन्होंने नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र पर और शर्तें लाद दी इन्होंने कि अब मीर जाफ़र को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होंगे, और सैनिक खर्चा जितने भी होंगे, व्यापारिक ज़रूरतें होंगी, और अन्य ज़रूरतों के लिए पैसा कंपनी के लिए मीर जाफ़र जो नवाब है वो देगा। अब 1765 में अब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था, 1765 में मीर जाफ़र 1 साल तक ही लगभग रहा, ये इसकी मृत्यु हो जाती है मीर जाफ़र की। अब कंपनी खुद यही चाहती थी कि ये कठपुतली नवाब, इनसे काम चलेगा नहीं हमारा, अब क्या करें, हम खुद ही नवाब बने। अब उनकी ये सोच होने लगी कि खुद ही नवाब बने। अब हम तो हालांकि मुग़ल सम्राट तो बनाते थे प्रतीक के लिए, लेकिन उनसे सारे काम अपने ही कराते थे। अब क्या हुआ, 1765 में जब ये मृत्यु हो गई थी यहीं पे, तो मुग़ल सम्राट ने क्या किया, जो मुग़ल सम्राट कोई प्रतीक के लिए बना था, नाम मात्र के लिए, तो कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान का मतलब है उसको सारे अधिकार, नियंत्रण करने के अधिकार वो लगभग दे दिए। अब तो क्या हुआ बच्चों, कंपनी को सारे जो राजस्व टैक्स जिनसे आते हैं उन पर सारों पर नियंत्रण उसका हो गया। पहले ये अंग्रेज़ क्या करते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जब भी भारत से कच्चा सामान लेती थी तो वो वहाँ से इंग्लैंड से
सोना चांदी ये लाती थी भारत से आयात करने के लिए। जब इतने सारे संसाधन उन पर आ गए, राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण हो गया, अब तो उनका मुनाफा और ज़्यादा होने लग गया, अब तो कमाई के साधन और ज़्यादा होने लगे उनके। अब तो जो ये आमदनी होती थी, भारत से आमदनी होती थी, उसी से वो अपने खर्चे चला लेते थे। सूती और रेशमी कपड़ा जो मैंने बताया था वो खरीदते थे, वो इन्हीं से खरीद लेते थे। और जो इसी आमदनी जो ये राजस्व संसाधन से होती थी, इसी से अपनी फौजों को संभालते थे। किले और दफ्तर निर्माण की लागत थी, सब इनसे निकल के आ जाती थी। इस प्रकार से जो बंगाल या पूरे देश का राजस्व है उस पर एक तरह से उनका अधिकार हो गया। और वो एक तरह से अब क्या हुआ बच्चों, बंगाल के जो अफसर थे सारे के सारे, जैसे हम नवाब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते थे नवाब, नवाब बन बैठे वो नवाब, क्योंकि उनको मुग़ल सम्राट ने दीवानी का अधिकार दे दिया था। अब क्या हुआ बच्चों, जब नवाब बन बैठे एक तरह से, तो उनमें सत्ता भी उनके पास थी और ताकत भी उनके पास थी। अब तो हर कर्मचारी, छोटे से छोटा कर्मचारी जो है बच्चों, वो नवाब समझने लग गया अपने आप को। अब क्या हुआ बच्चों, अब जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उन्होंने नवाबों को और थोड़ा सा टाइट कर दिया, और थोड़ा सा मतलब उनको बाध्यता लगा दी, उन पर बंधन लगा दिए, जिससे वो आंखें ना उठा सकें अंग्रेज़ों की तरफ। तो प्लासी के युद्ध के बाद, और तो जो असली नवाब तो मुग़ल होते थे, लेकिन ये असली नवाब की तरह व्यवहार करते थे अंग्रेज। असली नवाब को ये आदेश जारी कर दिए, ये बाध्य कर दिया कि कंपनी के अफसरों को जब भी वो कोई तोहफा वगैरह देंगे तो उसके रूप में क्या देंगे, ज़मीन देंगे और बहुत सारा पैसा दें, ज़मीन देंगे और बहुत सारा पैसा। इसके लिए उनको बाध्य कर दिया, उन पर दबाव डाला गया कि वो इस प्रकार का काम करेंगे। ज़मीन आने से कंपनी का विस्तार होगा, पैसा आने से उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो अब हम देखें, जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बन के आया था और जब वो ब्रिटेन में गया था, जब आया तो था कंपनी में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने, लेकिन जब वो ब्रिटेन में गया था वापस से, तो उस पर खुद पर ही ब्रिटेन की संसद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। और जो हालांकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो गया था, लेकिन उसकी अगले ही साल वहाँ उसने आत्महत्या कर ली थी। कारण अज्ञात हैं, पता नहीं क्या था, लेकिन इतना ज़्यादा इन पर पैसा इकट्ठा हो गया था। लेकिन सभी अफसर थे वो एक जैसे नहीं थे। कुछ अफसर जो छोटे छोटे अफसर आते थे, जैसे इंग्लैंड से आते थे, वो यही सोचते थे कि हम यहाँ से अच्छी ज़िंदगी जी के जाएँ, रोजी रोटी कमाएं, अच्छा पैसा कमा के जाएं, बाकी और अच्छे काम करते रहें, इस प्रकार से था। अब देखें, कंपनी ने अपना शासन फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1857 में बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर होता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब फडणवीस, तात्या टोपे, ये यहाँ से ये 1857 की क्रांति, यहाँ तक कंपनी ने कितना शासन अपना फैलाया, कौन कौन से तरीक़ों से शासन फैलाया। मतलब उन्होंने, जब आप किताब में देखोगे बच्चों, तो पूरा भारत जो है उन्होंने अपने शासन से अधिग्रहित कर लिया था, मतलब उसका अधिग्रहण कर लिया था। तो वो ये अंग्रेज़ करते क्या थे, ये सीधे ही अधिग्रहण नहीं करते थे, किसी भी रियासत का सीधे अधिग्रहण नहीं करते। सबसे पहले वहाँ की राजनीति, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों को वहाँ प्रयोग करते थे, जिससे अपनी मर्जी का राजा बनाते थे, वहाँ के आर्थिक संसाधनों को कम कर देते थे, और कूटनीतिक मतलब अपनी चालें खेलते थे, जिससे क्या है, उस रियासत को अपने में शामिल कर लेते थे ये। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि प्रत्येक रियासत में रेजिडेंट नियुक्त किए इन्होंने। रेजिडेंट का मतलब होता है, ये रेजिडेंट क्या करते थे, इनका एक ही मकसद था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है उसके राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे, इनके हितों की रक्षा करते थे। मतलब कंपनी के जो हित हैं, कंपनी क्या चाहती है और कंपनी को हमें आगे बढ़ाना है, उसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। तो ये काम ये रेजिडेंट करते थे, और ये रियासतों के भीतरी मामलों में दखल देने लग गए। अर्थात अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसे बैठाएंगे, इस बात में ये दखल देने लग गए रेजिडेंट, है ना। इसका मतलब है रियासतों में सब कुछ कंपनी की मर्ज़ी से होने लग गया। ये सब कुछ एक तरह से किसकी कम मर्ज़ी से होने लग गया, रियासतों में कंपनी की मर्ज़ी से होने लग गया। अब रियासतों ने ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ थे, उन्होंने अब क्या किया, अब सहायक संधि करना शुरू कर दिया। सहायक संधि किसे कहते हैं बच्चों,
कि कोई भी रियासत होगी वो अपनी सेना नहीं रखेगी, अब कंपनी की तरफ से सुरक्षा और ये दी जाएगी। कंपनी जो है अंग्रेज, कंपनी का मतलब अंग्रेज, कंपनी किसी भी रियासत को सुरक्षा देगी। और लेकिन जो अंग्रेज सेना होगी, सहायक सेना का मतलब जो अंग्रेजी सेना होगी, उसके जो रख रखाव है, उसके मेंटेनेंस है, उसकी रियासत, उसका पैसा कौन देगी? उसका पैसा देगी रियासत। ये सहायक संधि। सहायक संधि किसी भी राजा से कि भाई ऐसा है, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम हमारे सैनिक लगाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे सैनिकों के लिए हमें पैसे देने होंगे और तुम्हारी रियासत की रक्षा हम करेंगे। इस प्रकार से जो संधि हुई वो कहलाई सहायक संधि। और एक शर्त लगा दी, अगर तुमने पैसा देने में अगर चूक हुई तो वो क्या करते थे? फिर जुर्माना लगाते थे, और जुर्माना के रूप में क्या करते थे? इलाकों को कब्जे में ले लेते थे और कंपनी को विस्तार करते रहते थे। जैसे जो रिचर्ड बेरलेजली एक गवर्नर जनरल आया, उसमें क्या हुआ था? अवध का एक नवाब था, वो ये भूल गया था, ये पैसे देना भूल गया था, तो उसका आधा इलाका कब्जे में कर लिया। हैदराबाद का भी इस प्रकार के कई इलाके थे, वो कब्जे में कर लिए। इनका मुख्य रूप से मकसद यही था कि कंपनी का साम्राज्य है वो बढ़ाना है। अब इस प्रकार से बच्चों जब ये सहायक संधि वगैरह होने लग गई, तो कुछ अन्य इलाकों में, भारत के अन्य इलाकों में जैसे हम देखें विद्रोह होने लग गए थे। जैसे एक नाम सुना होगा आपने बच्चों, टीपू सुल्तान। ये मैसूर जो कर्नाटक है वहाँ के ये बादशाह थे, नवाब थे ये टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। एक कहावत है या एक कहानी है, किंवदंती है कि एक बार ये जंगल में जा रहे थे तो बंदूक और तलवार इनके हाथ में थी, और शेर को देखकर बंदूक और तलवार इनकी गिर गई थी। तो फिर उसके बाद में से इन्होंने शेर का फिर भी मुकाबला किया और तलवार अपनी उठा ली और शेर को इन्होंने मार दिया। तब से इनको शेर मैसूर कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। ऐसा वहाँ की कहानियों में है। अब देखें, जो टीपू सुल्तान और इसके पिताजी जो थे हैदर अली इसके पिताजी थे और टीपू सुल्तान उसका बच्चा था। ये दोनों ही बहुत साहसी शासक थे और ये साहसी थे। और बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो थे यहाँ पर इस समय आ गया था, ये फ्रांस के व्यापारी आ गए थे, तो इनकी फ्रांस के व्यापारियों से ज़्यादा मेलजोल था, घनिष्ठ संबंध थे, और उनकी मदद से इन्होंने सेना भी विकसित कर ली थी। और इन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिससे ये अंग्रेज़ों को अखरने लग गए थे। ये दोनों, हैदर अली और टीपू सुल्तान, मतलब इन्होंने अपने राज्य के लिए अच्छे काम किए थे लेकिन अंग्रेज़ों के हित के लिए नहीं किए थे। तो ये जो कंपनी को राजनीतिक और आर्थिक खतरा लगने लग गया था इनसे, टीपू सुल्तान और हैदर अली से, कि कंपनी जो मानती थी कि हमारे लिए राजनीतिक और आर्थिक खतरा है इन दोनों से, तो प्रत्यक्ष मतलब सीधे ही सैनिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। सैनिक टकराव की स्थिति अंग्रेज़ों और मैसूर के शासकों में सैनिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी। तो अब ये क्या है, मैसूर में ताकतवर थे। मालाबार तट का, जो मालाबार तट होता है बच्चों, मैं एक बार नक्शे में आपको बताऊं, भारत के नक्शे में ये मालाबार तट है बच्चों। ये जो है मालाबार तट है, ये वाला मैसूर यहाँ था, ये मालाबार तट है। इस पर इस प्रकार से वो ज़्यादा होती थी बच्चों, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और ये तेज़ पत्ता, गरम मसाले, इस प्रकार के ये जो है ये मालाबार तट है। तो ये मैसूर का नियंत्रण, इस पर मैसूर का नियंत्रण ये इन्होंने कर लिया था। जैसे काली मिर्च, इलायची, इस पर टीपू सुल्तान या हैदर अली इन्होंने क्या किया बच्चों, जो उनकी लड़ाई का कारण बना था या युद्ध का कारण बना था अंग्रेज़ों से, इन्होंने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था। स्थानीय व्यापारी जो मैसूर के व्यापारी थे, जो कंपनी अंग्रेज़ों के साथ व्यापार करते थे, उस पर रोक लगा दी। एक अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी, अंग्रेज़ों से जो प्रतिद्वंदी थी यूरोप के, ये फ्रांस के जो व्यापारी थे, उनसे घनिष्ठ संबंध थे। किसके? मैसूर के, टीपू सुल्तान के या हैदर अली के। और टीपू सुल्तान या हैदर अली ने क्या किया था, फ्रांस वालों की मदद से सेना विकसित कर ली थी। ऐसा काम सुनकर अंग्रेज़ थे वो आग बबूला हो गए, अर्थात गुस्से में हो गए कि यार ये हमारे जो फ्रांस वाले हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनसे ये हेल्प ले रहे हैं और हमारे कामों को ये रोक रहे हैं, तो अब युद्ध अवश्य होगा। तो अंग्रेज़ों को हैदर अली और टीपू सुल्तान है बहुत महत्वाकांक्षी ऐसा लगते थे कि यार ये अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं और इनका राज्य बढ़ेगा तो हमारा राज्य रुक जाएगा।
अंग्रेज मानते थे ये दोनों घमंडी हैं और ये खतरनाक हैं, इन पर नियंत्रण करना और इनको कुचलना बहुत ज़रूरी है, अंग्रेज ये मान के चलते थे। तो मैसूर से, जो मैसूर था उससे अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 4 बार जंग में फिर क्या हुआ, आखिरी जंग को हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर आखिरी जंग में श्रीरंगपट्टम की जो आखिरी जंग हुई थी उसमें कंपनी की निर्णायक जीत मिल गई थी। जो कंपनी का मतलब अंग्रेज हैं उनको सफलता मिल गई थी। टीपू सुल्तान की बच्चों मृत्यु हो गई थी 1799 में। 1799 में मृत्यु हो गई थी। और जो वहाँ पुराना शासन चलता था वाडियार वंश का, वो शासन स्थापित हो गया था। अंग्रेज अभी प्रत्यक्ष शासन नहीं कर रहे थे, ये कठपुतली शासन की तरह ही काम चला रहे थे। और इनसे उन्होंने क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। वही वाली बात कि यहाँ पर सेना अंग्रेज़ खुद अपनी रखते थे और इनसे फिर उसका रख रखाव का खर्चा लेते थे और काफ़ी अन्य खर्चे लेते थे। तो इसके बाद में क्या हुआ था, जब इसकी मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान का एक खिलौना शेर था। बच्चों उसमें किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि एक उसने यूरोपीय सिपाही के ऊपर शेर को रख रखा था खिलौने के रूप में। तो उसकी जो शेर में चाबी भरते थे तो शेर की गुर्राने की आवाज़ आती थी और जो यूरोपीय सिपाही है उसकी रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती थी, चीखने की आवाज़ आती थी। तो इस टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये जो खिलौना है वो अंग्रेज़ ले गए थे और इसको विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। ये अभी वहीं रखा है, ये लंदन में है, ये है ना, ये है। तो अब देखें हम इसके बाद जो मैसूर के बाद में कौन कौन से थे राजवंश या बादशाह या नवाब कौन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली। टीपू सुल्तान मैसूर वालों ने ली, फिर ली मराठों ने। मराठा ये अधिकतर बच्चों हमारे जो महाराष्ट्र या गुजरात का जो एरिया है वहाँ मराठे ज़्यादा थे। ये मराठे थे। एक पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, वहाँ मराठे हार गए थे, अंग्रेज़ों से हार गए थे मराठे। तो मराठों को अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ये कई राज्यों में बांट दिया था। इनके जो एक बड़ा राज्य था उसको कई राज्यों में बांट दिया था और उनको सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले ऐसे राजवंश वहाँ के राज्यों में बांट दिए थे। सिंधिया, होलकर के भाई एक राज्य का सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये इस प्रकार से बांट दिए थे। और जो सारे सरदार थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, इनका एक पेशवा होता था। जो इनका बड़ा नेता होता था वो पेशवा होता था और ये बैठता था पुणे में। ये जो पेशवा था उसके पास सैनिक और प्रशासक प्रमुख होता था। इन सब ये कॉन्फेडरेंसी बोलते थे इसको। ये कॉन्फेडरेंसी मतलब कन्फेडरेसी बोलते थे या राज्य मंडल ये बोलते थे। सब ये राज्य हैं और राज्य मंडल के सदस्य हैं ये। और जो पेशवा है वो प्रमुख है, वो कहाँ बैठता था, पुणे में बैठता था। और उसके पास क्या थी, प्रमुख रूप से इन 4-5 राज्यों की सैनिक और प्रशासक के प्रमुख वो होता था। अब इसमें हम देखें कौन कौन से पेशवा थे जो ज़्यादा प्रमुख हुए थे। तो वो एक तो हुए थे महादजी सिंधिया, एक नाना फडणवीस। ये प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ हुए थे। अब जब कोई प्रसिद्ध या लड़ने वाला या साहसी अगर होगा तो अंग्रेज़ों से टक्कर लेगा। अंग्रेज़ों से टक्कर लेगा तो निश्चित है युद्ध होगा। अगर अंग्रेज़ों की नहीं मानेंगे तो फिर युद्ध निश्चित है। तो अब उस समय फिर क्योंकि अंग्रेज़ों का केवल एक ही मकसद था, अपनी कंपनी का विस्तार करना और अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना, ये था। तो अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुए। अंग्रेज़ मराठा युद्ध 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला युद्ध था वो कोई हार जीत में तब्दील नहीं हो सका था, किसी की हार जीत नहीं हुई थी उसमें। इसमें सालवाई की संधि के बाद ये ख़त्म हो गया था। दूसरा जो अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने उड़ीसा, आगरा, दिल्ली और अन्य भूभाग हैं वो अंग्रेज़ों के अधिकार में ले लिए थे। तीसरा जो निर्णायक युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, मराठा शक्ति थी उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया। और जो वहाँ का पेशवा था जो पुणे में बैठता था उसको कर्नाटक के पास एक बिठूर है वहाँ पर भेज दिया गया और विंध्य के दक्षिण में पूरे भूभाग पर अधिकार हो गया। विंध्य बच्चों मैं बताऊँ आपको विंध्य क्या होता है। विंध्य है जो आज मध्य प्रदेश में है, ये वाला इलाका आपको बात बताऊं, विंध्य ये वाला इलाका लगभग है, ये विंध्य था। ये वाला इलाका, ये वाला विंध्य पुराना राज्य था। इसके दक्षिण में मतलब ये वाले जो इलाका है इस पर अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार हो गया। मराठा की शक्ति यहाँ तक थी बच्चों, यहाँ तक मराठों की शक्ति
ये तो इस पर पूरे पर दक्षिण पर, फिर पूरे पर विंध्य के दक्षिण में मतलब अधिकार हो गया किसका, अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। ये है। वीडियो लंबी बन रही है बच्चों, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अगली वीडियो बनाएंगे इस पाठ की। अब दूसरा क्या था बच्चों, एक तो हमने सहायक संधि पढ़ी थी, एक अंग्रेज़ों की संधि जो अंग्रेज ये जो उनकी नीति थी वो थी सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता का दावा मतलब ये था, अंग्रेज या कंपनी ये मान के चलती थी कि जो हमारी सत्ता है या हम जो शासन करते हैं वो सबसे अच्छा है, वो ही सर्वोच्च है, वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए या अंग्रेज अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण कर सकते हैं या उसको धमकी दे सकते हैं, ये अधिकार कंपनी के पास था, ये सर्वोच्चता थी। मतलब ये सर्वोच्चता का क्या मतलब कि कंपनी अपने आप को ही सर्वोच्च मानती थी और वो ये आदेश जारी कर सकती थी अपने हितों की रक्षा के लिए कि किसी को भी वो भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने या अधिग्रहण करने की धमकी दे सकती थी। धीरे धीरे ये क्या हुआ, अंग्रेज़ों की नीति में शामिल होने लग गई। ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों की नीति में शामिल होने लग गई कि अंग्रेज़ किसी भी रियासत को धमकी दे देंगे या उसका अधिग्रहण कर लेंगे। अब उसके लिए उन्होंने बहुत से तरीके अपना लिए, किसी भी तरीके से वो भारतीय रियासत को अधिग्रहण कर लेते थे। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कतें आई कहीं कहीं, जैसे दिक्कतें आई आप और भी दिक्कतें आई, एक दो दिक्कतों का वर्णन इसमें है हमारी किताब में। बेरोक टोक नहीं चली, कुछ रुकावटें आई। जैसे एक रुकावटें हम देखें, कित्तूर जो कर्नाटक है वहाँ की रानी थी एक चेन्नम्मा, उसने हथियार उठा लिए इस प्रथा के विरुद्ध, जो सर्वोच्चता का दावा है कि जो कंपनी सर्वोच्चता अपनी दिखाती थी, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए। रानी चेन्नम्मा ने, कहाँ की थी, कित्तूर, जो वर्तमान में कर्नाटक कहलाता है वहाँ की। लेकिन कंपनी या अंग्रेज़ों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर जेल में डाल दिया और 5-6 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई जेल में। अब इसके बाद यहीं पे ही कित्तूर में ही, कर्नाटक में ही एक संगोली गांव है या कस्बा है, उसमें एक चौकीदार था रायन्ना। उसने भी प्रतिरोध जारी रखा और उसको काफ़ी समर्थन मिला और सहायता मिली, और बहुत सारे उसने जो शिविर लगा रखे थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने वो नष्ट कर दिए और बहुत सारे दस्तावेज भी नष्ट कर दिए। लेकिन इसको भी 1830 में इस रायन्ना को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब इस प्रकार से ही जो ये सर्वोच्चता का वो था कि हम ही सर्वोच्च हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं डर भी था। भारत की रियासतों से तो लड़ लेंगे, लेकिन भारत के उत्तर में आप देखते हैं विशाल साम्राज्य रूस का था, तो रूस से डर था अंग्रेज़ों को। भारत के ऊपर जैसे आप बच्चों नक्शा एक आध बार ज़रूर देखें आप, तो थोड़ा सा आपकी समझ विकसित होगी बच्चों। जैसे भारत ये रहा बच्चों, भारत ये रहा, आप देखो भारत ये रहा। चीन हमारे साथ साथ ही स्वतंत्र हुआ था, तो चीन तो लगभग एक उपनिवेश की तरह ही था, लेकिन भारत के ऊपर उत्तर में विशाल साम्राज्य रूस का था। ये देखो बच्चों, भारत के ऊपर रूस से बहुत खतरा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, फिर यहाँ उत्तर पश्चिम इलाके इस पर ही अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, काबुल अफ़गानिस्तान, यहाँ पर तो पहले भारत एक ही था ये, तो यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पर अपना क्या किया उन्होंने, अप्रत्यक्ष शासन, मतलब यहाँ शासक तो उनका ही था लेकिन मर्जी इनकी चलती थी कंपनी की, तो यहाँ पर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष शासन किया। इनको डर था अंग्रेज़ों को कि कहीं रूस वाले यहाँ पर ना आ जाएं और हमारी सत्ता को खतरा ना हो जाए, तो इन्होंने यहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन मतलब अपनी ही मर्जी का शासक चुन लिया था। अब देखें बच्चों, यहाँ पर हम रूस से डर था, उत्तर पश्चिम भारत पर नियंत्रण की चाह, जो बच्चों अभी मैंने नक्शे में देखी थी, तो अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, जो अफ़गानिस्तान मैंने बताया है, और यहाँ पर भी कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन हो गया। ऐसे ही 1843 में सिंध पर भी कब्जा, जो पाकिस्तान के आसपास है, तो यहाँ पर भी कब्जा हो गया। पंजाब में क्या हुआ, महाराणा रणजीत सिंह थे। कौन थे, रणजीत सिंह थे। तो इन्होंने कंपनी की चलने नहीं दी, क्योंकि ये भी आत्म स्वाभिमानी राजा थे, तो इन्होंने कंपनी की नहीं चलने दी। बाद में क्या हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, फिर पंजाब से 2 लड़ाइयाँ होती हैं अंग्रेज़ों की या कंपनी की, तो इस प्रकार से पंजाब का भी अधिग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों क्या आता है, विलय की नीति, ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने चलाई थी। एक बात बताऊं बच्चों, गवर्नर जनरल और गवर्नर तो होते थे राज्यों के और गवर्नर जनरल होते थे पूरे भारत का, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया था 1848 से 1856 तक, उसके बाद में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है पहला। इसने चलाया था एक विलय नीति कि कोई भी शासक है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, अगर उसका कोई पुरुष बच्चा नहीं है, मतलब बच्चा है लड़का नहीं है, तो उस रियासत को अंग्रेज ग्रहण कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे, उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी वो कंपनी के हिस्से में मिला दी जाएगी। ये था विलय की नीति कि कोई भी शासक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसके कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने सतारा इसकी 1848 में रियासत थी, उसको अपने अधिकार में अधिग्रहण कर लिया। संबलपुर को कर लिया, उदयपुर को कर लिया, नागपुर को कर लिया, झांसी को कर लिया। अवध में थोड़ी सी दिक्कतें आई, तो अवध में उन्होंने क्या चाल चली, वहाँ की जनता से कहा कि यहाँ के नवाब है वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहा है, इसकी कुशासन चला रहा है, ये इसके तो मैं मुक्ति दिलाएंगे, और ये हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं, हम थोड़ा कर्तव्य से बंधे हुए हैं, तो क्या करें, हमको यहाँ अवध पर कब्जा करना पड़ेगा, अवध पर कब्जा करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। वहाँ की जनता को भावनात्मक रूप से अपनी ओर किया। तो इस प्रकार से ये विलय की नीति हुई थी। आगे के पार्ट को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है बच्चों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाना, और किताब ज़रूर पढ़नी है बच्चों, ध्यान रखना। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में मेरे को देना, जिससे हम और आप आपस में एक दूसरे से सीख सकें। नमस्कार बच्चों।